वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मारूफ और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियाँ में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर खलाते हाजरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्निद खबरों, गैर जानिबदाराना तबसरों और बिलाग तज्जियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में मेरे सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कालम निगार तज्जियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शहबाज गिल के साथ जो जिस्मानी तशद्दुद किया गया, क्या ये बदतरीन सियासी इंतकाम नहीं? क्या हम एक बार फिर 80 की दहाई में दाखिल नहीं हो गए? सिद्रा, आप तो बहुत छोटी थी जब 80 की दहाई की आपने बात की। यकीनी तौर पर आपने सिर्फ पढ़ा होगा या उसके बारे में अपने बड़ों से सुना होगा कि 80 की दहाई में क्या होता था। ज़िया-उल हक साहब का दौर जो था वो बदतरीन दौर था। उसमें हमारे बहुत सारे मैं एक सहाफ़ी हूँ तो सबसे पहले अपने असलाफ को याद करूँगा कि हमारे जो बड़े थे जिनकी वजह से आज हम बड़े मोअज़्ज़ज़ बन के बैठे हैं। जब कहा जाता है ना कि सहाफ़त जो है रियासत का चौथा स्तून है, तो ये चौथा स्तून ऐਵੇਂ नहीं बन गया, ना हमें को मानने को तैयार था और ना हमें कोई जगह देने के लिए तैयार था। तो हमने तो बड़ी मुशक्क़तों से खुद को मनवाया ना कि हम रियासत के अहम तरीन लोग हैं और रियासत का चौथा सतून जो है वो सहाफ़त है। ये बड़ी मुश्किल से मनवाया। कैसे मनवाया गया? ज़िया-उल हक साहब के दौर में सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद होता था। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो थे उनको जेलों में डाला गया और उनकी ज़ुबानों पर कोयले रखे जाते थे, यानी कि उनकी ज़ुबानें जला दी गई कि आप हक़ की बात क्यों करते हैं, आप ज़िया-उल हक के सामने कलमा हक़ क्यों कहते हैं। ये सारा कुछ हुआ। तो एक बदतरीन दौर था। खैर, आप चूँकि बच्चों को हमारी इस तारीख़ का पता नहीं है, जो आजकल आप पता है ना आपको, यंगस्टर जो है सियासत उनके हाथ में चली गई है, वो गेम चेंजर हैं। जो भी होता है, इमरान खान साहब ने अगर गेम चेंज किया तो वो यंगस्टर की वजह से की है। वो बच्चे 18 साल से लेकर जो 35 साल की उम्र तक है, इमरान खान साहब की फ़ौज का हर अव्वल दस्ता वो हैं। और सोशल मीडिया पर जो रौनक है वो भी इसी तबके की वजह से, वो बेशक मुस्लिम लीग नून के हैं या PTI के हैं। इन बच्चों को तो पता नहीं इस हिस्ट्री का कि लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी और 80 की दहाई में जो कुछ हुआ वो तशद्दुद क्या था। अभी आपने सवाल किया शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल साहब की कल की जो वीडियो वायरल हुई है, जब वो उन्हें पेश किया गया अदालत में, व्हील चेयर पे थे और आपने देखा ना कि उनकी जो हालत थी और वो रो रहे थे और सांस नहीं निकले और वो बार बार कह रहे थे, हाय मेरी सांस, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। जो भी था उनकी जो कंडीशन देखी, अल्लाह मान अल हफीज़। लेकिन सिद्रा, आप गौर कीजिए, ये शहबाज गिल साहब सिर्फ आप 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, यानी कि जुम्मा 8 दिन पहले इनको देखें। ये वो बंदा था जो मीडिया पे बैठ के आग उगल रहा था। मतलब इनकी जुबान इतनी गलीज थी, हमने उस पर प्रोग्राम किए कि खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानी सियासत को आपने कितना गलीज कर दिया, इसे घिन आने लगी है। आप लोगों की जो लैंग्वेज है, अतात आरड़ हो, राना सनाउल्लाह साहब हो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, दानियाल अजीज हों, और मुझे तो इन सब के नाम भी नहीं आते जो ये गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो इधर से जो लोग थे, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक अवान साहब, कल उन्होंने भागने की कोशिश की है वीडियो पासपोर्ट पे और पकड़ी गई हैं। अब ये मुल्क से भाग रहे हैं कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है। और खुदा का शुक्र है कि अवामी इंतकाम से पहले इन्होंने सियासी इंतकाम शुरू कर दिया, एक दूसरे से सियासी इंतकाम ले रहे हैं। अभी अवाम का जो इंतकाम है वो भी बाकी है और वो शुरू होना है। मुझसे लिखवा लें 2023 में, जब सितंबर के बिल हमसे पे नहीं ना होने हैं। इस दफ़ा किस कदर, मैं शहबाज पे आता हूँ, किस कदर जुल्म की बात है कि एक घर का 9,000 रुपये बिल है बिजली का टोटल और 10,000 रुपये उस पर टैक्स है। 6200 फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हैं और 4,000 दीगर टैक्स है। 10,000 रुपये टैक्स है एक घरेलू मीटर पे और बिल सारा 9,000 रुपये है। तो वो बिल 20,000 रुपये बना के 19,000 और कुछ बना दिया गया। 20,000 रुपये बिल है और उसमें 10,000 रुपये टैक्सेस हैं, 9,611 रुपये बिल है वो। तो ये जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने किया, जितनी महंगाई की है और जो सितंबर में करने जा रहे हैं, उसके बाद तो अल्लाह मान अल हफीज़ अवाम का गैज़ो गज़ब जो है वो सामने आएगा। अभी तो सिर्फ मुजाहिरे हैं ना, लोग रोड ब्लॉक कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं और टायर जला रहे हैं। अभी अवाम का गैज़ो गज़ब इन्होंने देखा नहीं। इन्होंने सिर्फ यूँ समझ लीजिए, जो श्रीलंका में हुआ था ना, वो ट्रेलर था। इनकी लाशें तक लोगों ने जला देनी है। ये मुझसे लिखवा लें आप। अच्छा, खैर, अभी सियासी इंतकाम शुरू है, एक दूसरे से इंतकाम ले रहे हैं। विफाक ने अभी शहबाज गिल को अरेस्ट किया, बाकी लोगों को इन्होंने अभी कह रहे हैं कि हमने करना है, उसकी भी लिस्टें बन गई। और उधर पंजाब ने लिस्टें बना ली हैं, राना मशहूद की, अता की और बहुत सारे लोगों की उन्होंने भी इनकी लिस्टें बना ली हैं जिनको उन्होंने अरेस्ट करना और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अच्छा, उन पे भी इन्होंने बदतरीन तशद्दुद करना है। और सिद्रा, मुझे बाखुदा शहबाज गिल की ये हालत देख के ना अफसोस और तासुफ तो हुआ कि वो बंदा है जो आज से 10 दिन पहले इसका
मुंह जो अंगारे उगल रहा था, गालियां दे रहा था, ललकार रहा था, आर्मी को ललकार रहा था, ये बंदा है जो इदारों को ललकार रहा था, ये वो बंदा है जो हुकूमत को इतनी गलीज गालियां दे के मुखातिब था, और इसे लग रहा कि मैं वक्त का हाकिम हूं, मैं वक्त का फिरौन हूं, मैंने कभी नहीं मरना, मुझ पर सवाल आना ही नहीं, ये लबो लहजा था उसका। कल जब उसको व्हील चेयर पे देखा, पूरी कौम ने देखा, तो सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे ना, जुल्म हो रहा है जुल्म, तो मैं खुश हो रहा था, खुदा का शुक्र है कि ये लोग जो हैं, और मैं तो कह रहा था कि पीटीआई वाले और नून लीग वाले एक दूसरे के 20-20 बंदे पकड़ के और उनका वो हशर करें कि उनकी नस्लें याद करें कि हमने पाकिस्तानी सियासत को जिस कदर गलीज किया। अच्छा सिद्रा, एक जुमला और सुन लो। सिद्रा, मुझे ये बताओ, ये शहबाज गिल जो है, इसको तो बड़ी एक स्पेशल वैन में लाते थे ना, उसमें सारी सहूलतें हैं, इसको उन्होंने व्हील चेयर पे लाए और उसमें सारा कुछ था, अरेंज था, उसमें अकेला बंदा। आपने कैदियों वाली वैन नहीं देखी जिससे जेल से बंदे लाते हैं, उसमें 50 बंदों की सिर्फ गुंजाइश होती है, वो बिल्कुल बंद होती है हर तरफ से, उसमें बाहर से हवा भी नहीं जाती, और ऊपर बरीक सी जाली वाली एक होती है, मतलब बड़ी मुश्किल से लोग। अच्छा, उसमें 150-200 इन्होंने कैदी जो है ना वो उसमें बंद किया होता है, और वो बेचारे सांस नहीं ले सकते एक दूसरे की, मतलब सांस एक सांस ले तो वो गाना था ना, ज़हाले मस्ती मुकंदो रंजश, बहार हिजरा हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। वो कहती इतने करीब होते हैं कि वो दूसरे की धड़कन को अपनी धड़कन समझ रहे होते हैं, इतने करीब होते हैं। तो ये हाल होता है उन कैदियों का बेचारों का। इश्क में तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कि एक का दिल धड़के तो दूसरा समझे मेरा दिल धड़का, लेकिन कैदियों के साथ बिल्कुल ऐसे होता है कि एक का दिल धड़कता है तो दूसरे लोग लगता है, एक की धड़कन बंद होती है, दूसरे को लगता है मेरी धड़कन बंद हो गई है। तो कैदियों की जो वैन्स हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, और शहबाज गिल को बाहर आके अपने लीडर इमरान खान को बताना चाहिए कि खुदा का वास्ता है कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया करें, कैदियों की वैन बेहतरीन होनी चाहिए, उसमें हवा होनी चाहिए, और एक वैन में आप जानवरों की तरह कैदी ना घुसा दिया करें। बहुत सारे कैदी जब बाहर निकलते हैं वो भी बेचारे इसी हालत में होते हैं, वो कहते हैं हाय मेरी सांस, हाय मैं मर गया। तो शहबाज गिल को शर्म आनी चाहिए, हमारे सारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, और इनको सोचना चाहिए कि जो बेचारे, आपको पता है ना हमारे मुल्क में 80% लोग जो होते हैं वो बेगुनाह होते हैं, तो जिसने जुर्म किया उसको तो सजा मिले ना, लेकिन 80% लोग जो बेचारे हैं, हम पर्चा जब कटवाते हैं ना तो 10 बंदों के एवं नाम दे देते हैं कि इन्होंने पैरवी करनी, उनका नाम भी दे दें। जुर्म तो वो होता है, तो बाज़ औक़ात हम बेगुनाह लोगों को फंसा देते हैं। तो वो लोग जो जेल में जाते हैं उनके लिए जो वैन्स हैं, अब हुक्मरानों को पता चलना चाहिए, जब राना मशहूद उस वैन से उतरेगा तब उसे पता चलेगा, जब अता तारड़ उस वैन से उतरेगा जो उंगली से इशारे करता है, तो उसे समझ आएगी कि पंजाब में, पाकिस्तान में कैदियों के साथ क्या सलूक होता है। खैर, शहबाज गिल को जब लाया गया तो उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, और वो बार बार हाय मेरी सांस, हाय मेरी सांस, हाय मैं मर गया। तो भाई मरना तो चाहिए, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए था इस कौम के साथ जो आप लोगों ने किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि 20-25 लोग उधर के और 20-25 लोग इधर के ये इंतकाम का निशाना बने, जो आपने कहा ना कि ये बदतरीन सियासी इंतकाम है। मैं तो चाहता हूं कि 20-25 लोग उधर के, ये जितने भी लोग इस दुनिया से जाएंगे, समझ लिया पाकिस्तान से गलाजत का खात्मा हो रहा है। ये गलीज लोग हैं, तो सियासत में से ऐसा गंद, ऐसा गलाजत खत्म होनी चाहिए। ये गलीज लोग हैं और इनके मरने का मुझे तो अफसोस नहीं होगा। अब जो सियासी इंतकाम शुरू हुआ है, मैं तो इस पर बड़ा खुश हूँ, और मुझे पता है यहाँ पे मुख्तलिफ कमेंट्स आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये अपने हाथों से ये गलाजत खत्म करें। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानी अवाम जो है, उनके साफ सुथरे हाथ हैं पाकिस्तानी अवाम की, वो तो बेचारे मजदूरी करने वाले हाथ हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपने घर के खर्चे चलाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अवाम के इनके गलीज खूनों में लिथड़े जाएं। तो ये आपस में एक दूसरे का फैसला करें। जो जो जुबान गलीज इस्तेमाल करता था दोनों अतराफ से, उन सब की जुबानें काटी जानी चाहिए, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाएं और बेशक सफर आखिरत पर उन्हें भेज दें। तो कल जो हुआ उसके साथ इमरान खान साहब ने तो बहुत आगे बढ़ के उन्होंने सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं कहा, उन्होंने कहा जिनसी तशद्दुद भी उस पर हुआ है। अगर ऐसा है तो ये शर्मनाक वाक़या है, इससे हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं। बाहर क्या शहबाज गिल साहब जो हैं, मुझे इस इंसानियत के हवाले से, काश उसमें इंसानियत होती तो आज मैं कहता कि इंसानियत के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ है कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। लेकिन इससे पहले जो 80 दहाई का आपने कहा है, 80 की दहाई में ऐसे गलीज लोग नहीं थे, उसमें भी बिलाशुबा मतलब बहुत कुछ हुआ, 80 में भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में जो तशद्दुद हुआ था वो खालिस्तन सियासी इंतकाम था। पीपल्स पार्टी के लोगों को, जैसे हमारे गुजरांवाला से ज़ुबैर शाह साहब, उन्होंने बदतरीन तशद्दुद का सामना किया, और वो लोग जो थे उनकी ज़ुबानों से फिर लुकनत नहीं गई। वो बेचारे यूँ समझ लें कि बाद में अगर बोलते भी थे तो उनके लफ्ज़ साफ अदा नहीं होते थे, उनके साथ ऐसा बदतरीन तशद्दुद हुआ, कई की तो ज़ुबानें काट दी, जड़ से काट दी गई ज़ुबानें। तो ये इन बेचारों के साथ तो अभी तक हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की तो रवायत है बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। शायद आपको याद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जब नैब बनाई थी, और जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने किया था ना, मतलब वो शायद आपको याद हो, सैफ साहब वाला, फिर उनकी बेटी के साथ जो हुआ था ना, जो चेयरमैन नैब थे,
وہ بھی لوگوں نے الامان الحفیظ وہ بھی دیکھا، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو. لیکن اس پاکستان میں جو سیاسی انتقام ہوتا تھا وہ اپنے نقطۂ عروج پر تھا، اور آپ نے صرف اس کا نام لیا کہ لگتا ہے ہم اس طرف چلے گئے. ابھی اس طرف گئے نہیں، اللہ نہ کرے ہم اس طرف جائیں، لیکن لگ رہا ہے یہ جو انہوں نے بویا ہے ظاہر ہے وہی کاٹنا ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زہر بوئیں اور چینی کاٹیں، شوگر کاٹیں، ایسا نہیں ہوتا. وہاں گنے کی کاشت نہیں ہو سکتی، وہاں تو پھر زہر آپ نے بویا تو زہر ہی نکلے گا. تو انہوں نے زہر بویا اس زمین پہ، اس دھرتی پہ. جتنی غلیظ ان کی لینگویج تھی، جتنا گھٹیا پن ان کی لینگویج میں تھا، یہ جو کچھ انہوں نے کہا، اور جس پہ شہباز گل صاحب پکڑے گئے ہیں، اس میں صرف ایک بات بتا دوں. مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ شہباز گل کی وہ پریس کانفرنس آپ نے وہ اس کو سارے کا سارا جو تھا وہ صرف ARY نے نشر کیا تھا اور کسی ادارے میں نہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے ایسا آرمی کے خلاف کیا کہا ہے جو ان کو اتنی کڑی سزا ملی. میں نے کہا، میں ہنس پڑا، میں نے کہا اس سے شدید الفاظ جو تھے نا وہ تھے مولانا فضل الرحمان کے. اس سے بہت شدید الفاظ تھے خواجہ آصف کے. بہت سارے لوگ بڑے انہوں نے سخت الفاظ بولے تھے آرمی کے خلاف. ایون ہماری جو محترمہ مریم بی بی صاحب ہیں، ان کے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن شہباز گل نے اس کے مقابلے میں بڑی نرم لہجہ استعمال کیا تھا. آرمی جو لہجہ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا تھا نا، وہ ناقابل برداشت تھا. اس میں انہوں نے ان کے کردار کی دھجیاں اڑا دی تھیں، تو وہ ناقابل برداشت تھا. تو لیکن ان لوگوں نے اسے اپنا ذاتی انتقام نہیں کہا. انہوں نے آرمی پہ ڈال دیا جی آرمی کے خلاف انہوں نے سازش کیا، آرمی کو لڑانے کی کوشش کی ہے، آرمی میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کیا. جو انہوں نے کہا ہے کہ آرمی 2 حصوں میں تقسیم ہے، بریگیڈیئر سے نیچے تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ PTI کے فالوور ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو جرنیل ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی جرنیل ہیں وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہلنے دے رہے. مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ آرمی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی بات تھی، لیکن یہ اتنا سخت جملہ نہیں تھا. جو جملہ لڑا انہیں وہ صرف یہی تھا کہ انہوں نے جو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جو زبان استعمال کی تھی. خیر ہم نے اس وقت بھی پروگرام کیا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس کو روکے. ہمارے آنے والی نسلیں آپ سے کیا سیکھ رہی ہیں؟ اور آج شہباز گل کو دیکھ کے ابھی جو اریسٹ نہیں ہوئے مسلم لیگ نون کے لوگ، ان کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ خدا کے لیے آپ بندے کے پتر بنیں، اپنے لہجے ٹھیک کریں، اپنی لینگویج ٹھیک کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں جائے جب آپ بھی شہباز گل کی طرح ایک ویل چیئر پہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے میری سانس، ہائے میری سانس، ہائے میری سانس، اور فرشتہ اجل قریب کھڑا ہوگا اور آپ کی آخری سانس بھی کھینچ لے گا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی باتیں سنی. امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنی ہو سدرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.